हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस के बारे में। ये लेडी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। इनको ये यकीन आ गया था कि ये मनहूस है। इनकी ज़िंदगी में ना तो खुद किसी भी चीज़ के लिए खुशी पैदा कर सकती है और ना ही दूसरों को कोई खुशी दे सकती है। इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि इनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया कि इनकी ज़िंदगी का अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अलविदा करने की 3 बार कोशिश की, लेकिन जिसको ईश्वर इस धरती पर रखना चाहते हैं उसकी तमाम गलत कोशिशों को वो असफल कर देते हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ, लेकिन अब अपनी कोशिशों के ज़रिए और ईश्वर के आशीर्वाद के ज़रिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल ली है। जो एक वक्त अपने आप को मनहूस मानती थी और उनको लगता था कि उनके नसीब में कोई खुशी नहीं है, ना ही वो खुशी पैदा कर सकती हैं, आज वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन जी रही हैं। मैं आपको पूरा केस समझाऊंगी कि किस तरीके से उनकी वो हालत हुई थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल ली है। अब ये जो लेडी है, जब ये पैदा हुई तो इनसे पहले 3 इनकी बड़ी बहनें ऑलरेडी थी। 3 के बाद ये चौथे नंबर की पैदा हुई। तो घर में जो बड़े लोग थे वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं और आज भी वो रूढ़िवादिता बहुत सारे परिवारों पे बहुत हावी है, जहाँ पर लड़के की चाहत में बच्चे बच्चे पैदा करे जाते हैं और उसमें कि अगर तीसरी चौथी लड़की हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ टूट जाता है कि जैसे पता नहीं उस लड़की ने आकर क्या उठा लिया है। ऐसा ही इनके साथ हुआ कि चौथे नंबर की बेटी थी और इनके घर में इनके ही दादा दादी ने इनकी खुशी मनाने की बजाय इनको बचपन से ही इस निगाह से देखा कि जैसे बोझ आ गया है। और इन्होंने बहुत बार ऐसा सुना कि एक और बोझ छाती पर आकर पड़ गया है, कैसे करेगा इसका बाप 4 लड़कियों की शादी। इनकी माँ को भी अक्सर ताने दिए जाते थे कि एक भी लड़का पैदा नहीं किया। इस तरीके से इनका बचपन इन्होंने इसी सब ताने कलेश में कि कैसे करेगा बाप, बाप बोझिल है, 4 बेटियों का बोझ। अब वो जो बोझ वर्ड था वो इनको इतना नेगेटिवली हिट करता था। कोई भी अगर बच्चा अपने आप को इस तरीके से बार बार सुनेगा और फिर ये बताती हैं कि माँ भी जब बहुत परेशान हो जाती थी तानों को सुनकर, तो वो भी यही बोल देती थी कि इससे तो तुम पैदा ही नहीं होती, पैदा होते ही मर जाती। अब ऐसा नहीं कि इनको ही कहा जाता था, इनकी बहनों को भी ऐसा सुनने को मिलता था क्योंकि घर का एनवायरनमेंट तो सेम ही था। लेकिन जब से ये पैदा हुई थी उसके बाद से ये सब सिलसिला ज़रा ज़्यादा ही हो गया था और इनकी बहनें भी कई बार ऐसा बोल देती थी, तू आई है तो तेरी वजह से अब हमें भी सुनना पड़ता है। तो ये बताती हैं कि बचपन से ही, छोटी उम्र से ही ये बहुत महसूस करती थी और बहुत रोती थी। कई बार अपनी माँ से सवाल भी पूछती थी, लेकिन माँ भी कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाती थी, समझा नहीं पाती थी। तो उन्हीं सारे बुरे एहसास के साथ ये धीरे धीरे बड़ी हुई और इनको ये लगता था कि इन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, कि हमारा भाई नहीं है तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि सबको ये लगे कि लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती हैं। तो एक तरफ तो इतना गहरा दुख कि वो बोझ शब्द का बोझ इनके मन पर इतना हावी हो जाता था और दूसरी तरफ एक अंदर से जिद सी हो गई कि कुछ तो मुझे कर कर दिखाना है। तो उस सब में ये अपने आंसू खुद ही पूछती रहती थी और अपना पढ़ती लिखती रहती थी। लेकिन घर का इतना सपोर्ट नहीं था, घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब था। इन्होंने बताया कि इनके फादर भी कई बार ड्रिंक कर कर इनकी माँ को मारते थे, बोलते थे एक भी लड़का पैदा नहीं किया। मतलब यहाँ पर एजुकेशन की कमी की वजह से, कि कोई लड़का पैदा करना औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है, लेकिन आज भी जाहिलपना ऐसा बहुत परिवारों में होता है जहाँ पर औरत को दोषी ठहराया जाता है कि उसने लड़का पैदा नहीं किया। तो ऐसा ही सिलसिला इनके घर में था। तो डरी डरी सहमी सहमी सी, लेकिन अंदर से एक वो चीज़ कि मुझे कुछ करना है ताकि मैं घर के हालात बदल सकूं। तो इन्होंने मुझे बताया कि जब ये 13 साल की थी तो इन्होंने अपनी माँ से एक सवाल पूछा कि ये सब लड़का लड़का करते रहते हैं, लड़का क्यों चाहिए, हम आपका ध्यान नहीं रख सकते क्या बड़े होकर। बोला लड़का वंश चलाता है, लड़का घर में कमाई लाता है, माँ बाप का बुढ़ापे में ध्यान रखता है। ये सब चीज़ें इनकी माँ ने इनको इस तरीके से बताई। तो इनके दिमाग में और ज़्यादा एक फितूर की तरह ये बैठ गया कि अच्छा, मुझे माँ बाप का ध्यान रखना है, मुझे लड़के का रोल निभाना है और मुझे कमाना है और मैं ना शादी नहीं करूँगी, मैं अपने माँ बाप के पास ही रहूँगी, क्योंकि शादी करूँगी तो फिर वो चले जाएंगे। तो इस तरीके से एक 13 साल का छोटा बच्चा अगर ये सब चीज़ें सोच रहा है और उसके अंदर पहले से ही इतनी डिप्रेसिंग फीलिंग्स हैं,
वो इतना रात को रोता है, उसकी तबीयत ख़राब रहती है, सबको ये रहता है कि सदा की बीमार है, डॉक्टरों का खर्चा हो रहा है, ये सब। लेकिन वो उसके मन के भाव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। 3 बड़ी बहनें भी नहीं समझ पा रही थी, माँ भी नहीं, पिता भी नहीं, कोई नहीं समझ पा रहा था। और अंदर घुटते 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 इनकी इस तरीके से हालत हो गई कि ये बहुत छोटी सी उम्र से ही डिप्रेशन का शिकार हो गई। इन्होंने बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रेशर ले लिया। तो बताती हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी कि इनको इतने बुरे बुरे सपने आते थे कि इनका पेंसिल बॉक्स रह गया है, रूल नंबर भूल गई हैं, ये फेल हो गई हैं। इस तरीके से इनको बहुत ज़्यादा सपने आते थे 10th क्लास के जो बोर्ड था उससे पहले। और बहुत ज़्यादा एक प्रेशर था, और उस सारे प्रेशर में ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाती थी। तो उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक ऑब्सेसिव पैटर्न था। तो ये एक ही लाइन को 6-6, 7-7 बार पढ़ती थी। एक एंग्जाइटी से, एक प्रेशर सा इनके मन में रहता था कि वो उसको बार बार, इनको लगता था कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, मुझे ठीक से पढ़ा नहीं है, और अगर मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, मुझे समझ नहीं आया, तो पेपर में क्या लिख कर आऊँगी। तो ये एक OCD पैटर्न होता है जो इन्होंने उस वक्त नहीं महसूस किया, लेकिन बाद में जब इन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी थी तो उन लोग को पता चला कि हाँ, मेरे को भी कुछ इस तरीके के ऑब्सेसिव पैटर्न थे। तो एक डिप्रेशन हाँ भी हो रहा है, और एक तरफ कुछ ऑब्सेसिव पैटर्न, उस वजह से इनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो जितना ये कर सकती थी, लेकिन उतना ओवरबर्डन, उतना प्रेशर होने की वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो बोर्ड्स में भी उतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाई। तो ये और एक डिप्रेशन का रीज़न ऐड हो गया कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगी। तो वो भी इनको जो है ना बहुत बड़ा एक ट्रॉमा की तरह हो गया कि ये बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाई। फिर ऐसे ही इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब 12th में करेंगे। लेकिन वो इतना प्रेशर आपका अंदर, इतना स्ट्रेस, इतना, अगर आपका घर का एनवायरनमेंट ख़राब है तो आपका माइंड फ्री नहीं हो पाएगा। तो यही इनके साथ हुआ कि 12th में भी ये नहीं कर पाए। तो इनका फर्स्ट अटैम्प्ट दुनिया को अलविदा कहने का वो 12th के रिज़ल्ट के बाद ही था। लेकिन जिसकी ज़िंदगी है वो चाहे कुछ भी कर ले, उसको तो बचना तय है। तो इनको बचा लिया गया। अब घर वाले जहाँ पर और लाड प्यार समझाना चाहिए था, समझना चाहिए था, उसकी जगह और ज़्यादा इनके खिलाफ हो गए कि अभी नाटक भी हो गए कि पढ़ती लिखती तो है नहीं, वैसे ही बोझ है, पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो शादी भी ढंग से नहीं होगी, और ये सब कारनामे कर रही है। ये सब करके इनको और ज़्यादा मानसिक तौर पर प्रताड़ना मिलने लगी, प्यार की जगह प्रताड़ना इनको मिलने लगी इस तरीके से। तो ये बहुत परेशान हो गई। खैर, जैसे तैसे इनका कॉलेज में भी कोई बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन इनको ये था कि नहीं, मुझे अब करना है। तो ये BCA कर रही थी। तो इन्होंने जब BCA में एडमिशन लिया तो वहाँ पर भी स्ट्रेस की वजह से कुछ बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रही थी कोर्स को, नहीं अपना 100% दे पा रही थी। इसी दौरान इनकी लाइफ में एक लड़का आ गया। अब कोई बच्चा अपने घर से इतना इमोशनली परेशान होता है तो बाहर की कोई भी एंट्री उसको तो बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे ये मेरी ज़िंदगी बदलने वाली ही आई है। लेकिन कई बार आप समझ ही नहीं पाते अपने इमोशंस के उस बबल से जब देख रहे होते हैं कि रियल सिचुएशन क्या है। तो वो लड़का भी ऐसे ही निकला जो इनके सिर्फ इमोशंस का फ़ायदा उठाने वाला क्लोज आया, और इनका फ़ायदा उठाकर उसने भी दूरी बना ली। तो ये एक और इनके लिए ड्रामा हो गया। और सेकंड अटैम्प्ट इनका तब रहा जब उस लड़के से इनको धोखा मिला। लेकिन फिर से ईश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें तो जीना है, क्योंकि ईश्वर ने तो कुछ और ही लिख रखा था। इसके बाद इन्होंने जैसे तैसे अपना कॉलेज पूरा किया। बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी, फिज़िकल इतने ज़्यादा सिम्टम्स आने लग गए थे, बहुत परेशान होने लग गई थी। इनको बार बार इस तरीके की अर्ज होती थी कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, चले जाओ, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, चले जाओ। तो जब ये अपने MCA में एडमिशन ले रही थी तो वहाँ पर भी जिस कॉलेज में चाह रही थी एडमिशन नहीं हो पा रहा था, घर वाले सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो थर्ड अटैम्प्ट इन्होंने तब वहाँ पर वो किया, लेकिन फिर भी ईश्वर की मर्ज़ी के हिसाब से ये ज़िंदा रही। और जैसे तैसे इन्होंने अपना फिर किसी दूसरे कॉलेज से MCA पूरा किया। लेकिन उतनी अच्छी तरीके से स्किल्स नहीं सीख पाई कि इनको कोई बहुत अच्छा जॉब मिलता, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां थी तो इनको कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, इनका कोई अच्छा बहुत जगह जॉब नहीं मिला। तो ये सब इनके लाइफ में मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ऐड ही होती जा रही थी, और इनका डिप्रेशन और ज़्यादा हावी होता जा रहा था। तो इनको जो भी जॉब मिली तो उसमें क्या था, इनको जब भी कोई चीज़ बताया जाता था रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनको ये था कि मैंने ठीक से नहीं किया। तो वो ठीक से नहीं किया तो ये बार बार चेक करती थी उस चीज़ को। 2-3 बार उसको चेक करने के बाद ही इनको लगता था कि मैंने
अब ये काम ठीक से क्या है। एक इनसिक्योरिटी थी मन में कि ये जो जॉब आई हाथ में ये भी ना चली जाए, क्योंकि अंदर से पता था कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता, जो एजुकेशन मैंने ली है वो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो ये ऑब्सेसिव पैटर्न भी इनके अंदर थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। जॉब के दौरान ही इनकी लाइफ में एक और लड़का आया। अब वो जो लड़का आया तो इन्होंने ऑनेस्टली बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरा पहले एक अफेयर था और हमारे फिजिकल रिलेशन भी थे, और ये सब कुछ बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। तो इनिशियली तो उस लड़के ने इन सब चीज़ों का एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब चीज़ें ऐसे करके कि ठीक है हम लोग साथ हो सकते हैं। तो 6 महीने के रिलेशनशिप के बाद इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे इससे शादी करनी है। अब इनकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और एक बहन अभी भी अनमैरिड थी। तो घर वालों ने ये बोला कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाएगी हम तब तक नहीं करेंगे। तो अब लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने घर का बड़ा बेटा था। तो खैर जैसे तैसे प्रेशर में माँ बाप को कन्विंस कर कर शादी हो गई। अब शादी के कुछ टाइम तक सब इनकी लाइफ में ठीक चला, लेकिन उसके बाद इनके घर परिवार के, सास ससुर के छोटे मोटे इस तरीके से झगड़े होने लगे। वो लड़का भी एग्जॉस्ट हो गया और वो भी इतना स्ट्रेस में आ गया और इन लोगों की बॉन्डिंग ख़राब होनी शुरू हुई। और वहाँ से इनकी लाइफ में और प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, क्योंकि उसने अब इनके पहले अफेयर का ताना देना शुरू कर दिया कि तू तो हमेशा से ही ऐसी थी, मैंने तो तुझे एक्सेप्ट करके बहुत गलत कर दिया, तूने तो एक के साथ तो मुझे बता दिया है, पता नहीं कितनों के साथ मुंह काला करा होगा। उल्टा सीधा जितना गंदा वो बोल सकता था उतना गंदा उसने बोला। और ये और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। इतना इनको लगा कि बस मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म है, कुछ भी है। अब क्योंकि ये 3 बार पहले कोशिश कर चुकी थी तो उनको लग रहा था कि मेरे नसीब में तो मरना भी नहीं है, मतलब मैं क्या ही करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल मनहूस हूँ। इन्होंने अपने आप को फिर मनहूस मानना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो बोझ बोझ शब्द ये शुरुआत से सुनती आ रही थी, उनको लगने लगा कि मैं अब अपने इस परिवार पर भी बोझ हो गई हूँ। तो इन्होंने अपने आप को ही लेबल कर लिया मनहूस, कि मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से ना तो मेरे माँ बाप खुश थे, ना मेरे घर परिवार में और कोई खुश था, मुझे कोई प्यार नहीं करता था, ना ही मेरा पति अब मुझे प्यार कर रहा है, वो भी मुझे इस तरीके से बोझ और मनहूस ही मान रहा है। तो अपने आप ही, क्योंकि इनकी खुद की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हो गई, अब कोई इंसान अपने आप को मनहूस माने, ये मानने लगे कि मैं किसी की ज़िंदगी में खुशी नहीं दे सकती हूँ, ना मैं अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके से खुश हो सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें इन्होंने इतने लंबे समय तक अपने अंदर रिपीट की, इतनी ओवर थिंकिंग, इतने नेगेटिव इमोशंस फील करती थी कि इनकी सेहत फिज़िकली भी बहुत डाउन होती जा रही थी और मेंटली ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और इस सब चीज़ों में इसी दौरान इनको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी का पीरियड भी इनको इसी तरीके से रोते, अपने आप को परेशानी होते होते वो, क्योंकि परिवार की, पति सास की तरफ से भी इतनी केयर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा परेशानी में था। जैसे तैसे इनका बेबी हुआ तो वो बेटा भी प्रीमेच्योर हो गया और परेशानी, मतलब अगर आप ये केस देख रहे हैं ध्यान से तो पूरा ऐसे देख रहे हैं कि जैसे बचपन से पैदा होने से लेकर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम एक के बाद एक चल रही है और कोई आदमी कैसे परेशान ना हो। उनका बेटा भी प्रीमेच्योर हो गया, उसकी भी एक्स्ट्रा केयर करना पड़ा, खुद की इनकी हालत इतनी बुरी, इस तरीके से करते करते ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। और इनको लगा कि नहीं, फाइनली अब तो कुछ भी नहीं है। तो फाइनली ये प्लानिंग से गिव अप करने वाली थी, कि इनको ये था कि अब मैं इस बार ऐसे प्लान से गिव अप करूँगी कि बचने का कोई रास्ता ही ना हो, क्योंकि इनके 3 अटैम्प्ट ऐसे फेल हो चुके थे और ये सब बहुत परेशान थे। तो इसी बीच इनकी एक पुरानी फ्रेंड, जो कॉलेज में इनकी एक फ्रेंड थी, उसका पता नहीं कहाँ से उसने सोशल मीडिया पर इनको ढूंढा होगा, कैसे उनसे कांटेक्ट किया और उसका फ़ोन आया। और फ़ोन आया, कुछ कुछ पुरानी बातें हुई, तो ये थोड़ा सा उससे बात कर थोड़ा कंफर्टेबल हुई और थोड़ा इनको उस दिन अच्छा फील हुआ। तो ये एकदम से रोने लग गए उससे फ़ोन पे बात करते करते और अपनी सारी बातें एकदम से बताने लग गई। तो उस फ्रेंड ने इनके दर्द को इतनी अच्छी तरीके से समझ लिया, जस्ट इतने सालों बाद एक कांटेक्ट पर, एक फ़ोन कॉल पर इस तरीके से समझ लिया कि उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, ये सारी फीलिंग से तो बाहर आना बहुत आसान होता है, और तू कुछ वीडियो देख, कुछ अच्छा पढ़, घूम, कुछ कर। इस तरीके से वो अपनी तरह से सलाह देने लगी कि एक्सरसाइज कर, ये कर, वो कर। सो अब इनका तो मन में निराशा इतनी ज़्यादा थी, इनको लग रहा है कि कहना आसान होता है, कुछ नहीं। लेकिन उसने ही कुछ बहुत अलग अलग वीडियोज़, कई सारे जो है ना स्पीकर्स की वीडियोज़ इन्होंने देखी, कुछ स्पिरिचुअल वीडियोज़ इन्होंने बताया कि उन्होंने भेजी, कुछ अलग अलग वीडियो भेजी। उसमें लकीली एक वीडियो हमारी भी थी। तो 7-8 वीडियोज़ जो भेजी तो उसमें एक वीडियो हमारी भी थी। तो उन्होंने वीडियोज़ देखी होंगी और इस तरीके से जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उनको लगा
कि ये कह रही हैं कि डिप्रेशन से बाहर आना आसान है और बिना दवाई के भी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं इस तरीके से। तो इनके मन में एक बस ये हो कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ, एक बार मिलती हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है। मतलब एक बार मिलने पर इनका सब कुछ टिका हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बस एक बार सोची थी कि एक बार ही बात करूँगी, देखती हूँ कि अगर मुझे लगा तो मैं आगे कुछ करूँगी और अदरवाइज़ नहीं, अब तो मुझे फाइनल गिव अप करना है। तो इस तरीके से जब इन्होंने कांटेक्ट किया तो पहली बार में ही इनको बात कर कर बहुत अच्छा फील हुआ और इनको ऐसा लगा कि शायद कोई है जो बहुत ध्यान से केयर से सुन रहा है और मुझे समझने की कोशिश कर रहा है और मैं जैसी हूँ मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। वो लव केयर बॉन्डिंग इनको कुछ फील हुई पहली बार में ही बात करने के बाद। तब इन्होंने बोला कि मैं अब गिव अप इतनी जल्दी नहीं करूँगी। आप बोलते हो ना कि 6-8 महीने लगेंगे, तो मैं अपने आप को 6-8 महीने दूँगी और मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी। इन्होंने जब वो कोशिश करने का ठान लिया, परिवार को बताया कि इस तरीके से हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बार तो इन्होंने अपने आप ही कोशिश करके ले लिया, लेकिन अब ट्रीटमेंट अगर आपको लगातार चलाना है तो फिर फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए। तो वो जहाँ पर हस्बैंड भी नाराज़ हो, सास ससुर भी मुँह फुलाए हुए हो, माँ बाप के लिए तो आप पहले ही बोझ थे, तो अब मदद करे तो करे कौन। तो बहुत मुश्किल था इनके लिए अपने हस्बैंड को कन्विंस करना, अपनी फैमिली को कन्विंस करना। लेकिन जब इनकी हालत भी लगातार इस तरीके से देख रहे थे, तो उनके हस्बैंड ने भी अनमने मन से कि चलो मैं तुम्हारे सेशंस की फ़ीस भर देता हूँ, करो, देखो क्या पता बाहर वाले ही तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकते हो। वैसे होगा कुछ नहीं इससे, लेकिन क्या पता जब तुम्हें लग रहा है कि हम लोग इतने बुरे हैं और बाहर वाले वो हैं, तो कर लो हमारी चुगलियाँ उनसे। इस तरीके से एक नाराज़गी वाले एटीट्यूड के साथ ये हुआ कि फिर भी मदद कर ही दी कि चलो भाई तुम ले लो सेशंस। और क्योंकि किसी इंसान को एक उम्मीद जाग गई कि वो ठीक हो सकता है और उसको कोई समझ गया है कि क्यों उसके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो एक उम्मीद के सहारे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की और जैसा जैसा उनको बताया गया उन्होंने वैसा वैसा फॉलो किया। मतलब ये बात बड़ी काबिल तारीफ़ है कि कोई पर्सन इतना डिप्रेस है, इतना ज़्यादा परेशान है और उसको जैसा जैसा बताया जा रहा है एक विश्वास के साथ, वो विश्वास जब हमारा दिमाग बना लेता है ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, जब इस तरीके से बताने पर, ये फॉलो करने पर ठीक हो जाते हैं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उनको सब कुछ पहले ही बता देगा कि आपका मन नहीं करेगा फॉलो करने का, बार बार आपका मन खींचेगा, कौन इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ होगा नहीं होगा, सब कुछ की किस तरीके से मन आपकी चालाकियाँ करेगा, लेकिन आपको टिके रहना है, डटे रहना है और कुछ महीने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वही चीज़ इन्होंने बस ऐसा लग रहा था कि ठान ली है और ठान ली इन्होंने, और जैसा जैसा इनको बताया गया वैसे वैसे इन्होंने फॉलो किया। इनकी जो पुराने अंदर की कंडीशनिंग थी, जो इनके अंदर गहरा दुख था, वो हिप्नोथेरेपी से रिलीज़ कराया गया। वो सारा बचपन के इतने सारी मेमोरीज जो कचरा दिमाग में भरा हुआ था, जो बार बार इनको अनवांटेड की फीलिंग दे रहा था, ऐसे बोझ वाली कि मैं एक बर्डन हूँ, उसकी फीलिंग दे रहा था कि नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स मी, आई एम ऑल अलोन। इस तरीके के इनके जो बिलीफ बने हुए थे, वो सब चीज़ें कि इनकी सेल्फ स्टीम बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी हुई थी, वो रिपेयर की गई। तो उनके जो बिलीफ इस तरीके के थे कि कोई मुझे नहीं चाहता, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, वो सब बिलीफ्स को छोड़ा गया, तोड़वाया गया और इनके जो पास्ट से इनको डिस्कनेक्ट किया गया और इनको ये चीज़ें समझाई गई, एक्सेप्ट कराया गया कि हम सभी लोग यूनिक होते हैं, सबका अपना डिफरेंट पोटेंशियल होता है, सबकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। तो जो पेन था पास्ट का वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर डीप था इनके, तो वो हिप्नोथेरेपी से वो रिलीज़ कराया गया। फिर सीबीटी से, एनएलपी से इनके नए पैटर्न्स डेवलप कराए गए, ज़िंदगी से दोबारा मुलाकात कराई गई। जो बच्चे की बचपन में एक पॉजिटिव कंडीशनिंग होनी चाहिए, तो वो कंडीशनिंग इनकी 26 साल की उम्र में हुई। अब 26 साल की उम्र में ये कंडीशनिंग इनकी सब पॉजिटिव कराई जा रही थी, तो फिर जब पॉजिटिव कंडीशनिंग होगी तो फिर डेफिनेटली आपका बिहेवियर चेंज होगा, पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल होता है ये। तो जब आप अपनी इतनी बड़ी सी ज़िंदगी में से कुछ महीने अपने को दे देते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं, तो आप ठीक हो जाते हैं। तो वही हुआ इनके साथ, एनएलपी से, सीबीटी से, हिप्नोथेरेपी की हेल्प से इनकी पूरी लाइफ बदल गई और अब अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत ही अच्छी बेटर बॉन्डिंग के साथ और अपने आप को फ्री कर कि मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। ये दुनिया की जो है ना एक घटिया मानसिकता है, रूढ़िवादी सोच है कि लड़कियां बोझ होती हैं,
और मैंने कहा था कि मुझे पैदा करोगे, कि 3 लड़कियां पहले थी, क्यों लाइन लगाए जा रहे थे भाई। तो वो चीज़ जो इनके अंदर जो पहले एक अलग ही वो था, एक जोन कि मैं बोझ हूँ, मनहूस हूँ, वो सब हटकर एक पॉजिटिव आत्मसम्मान या हल्का सा कहो कि पॉजिटिव ईगो के साथ कि मेरी थोड़ी ना गलती है इसमें, मुझे अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो ये तो आप देखो ना, तीसरा चौथा पांचवा क्या है, मेरे को तो बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीना है, मैं किसी के बोझ का कारण नहीं हूँ। और इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा और एम्पावर करने के लिए कि अब मैंने MCA का कोर्स किया है, मैं और कंप्यूटर कोर्सेज करके, लैंग्वेजेस को रिवाइज़ करके बेटे के बड़े होने के बाद मुझे जॉब करनी है, कुछ करना है, वो पूरा एक इनके अंदर मोटिवेशन भर गया है। तो पूरा अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने की कला इन्होंने तो सीख ली। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी, आपने देखा ही होगा कि इनका शुरुआत जब से पैदा हुई तब से लेकर कैसा रहा इनके साथ, इतने गहरे दुख से भी ये बाहर आ गई। जब ये आ सकती हैं तो आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। बस आपको अपने हिस्से का कर्म करना है, विश्वास जगाना है। जब आप अपने मन में विश्वास का दिया जला लेते हैं और अपने कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सब कुछ बदल ही जाता है। ईश्वर आपके साथ ही हैं, लेकिन ईश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने हिस्से की मेहनत करें। तो जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी बदली है, अब आपकी बारी है। आप घर बैठे भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आप उन्हें देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर किसी भी टेक्निक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।